घनश्याम घोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज, चक 5 BLM, श्री विजयनगर। इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियाँ। तो आज का हमारा टॉपिक है पुष्यमित्र शुंग। तो इस वीडियो के अंतर्गत आज हम नंद वंश का अंत करने वाले ब्राह्मण धर्म के अनुयायी अर्थात पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति और उसके मूल्यांकन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके अलावा बिंदुसार और उसके पश्चात अशोक, मौर्य शासक अशोक के उपलब्धियों और उसके धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके साथ साथ ही हमने मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की थी। तो पुष्यमित्र शुंग, जिसने की अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने की कौटिल्य के सहयोग से मगध में नंद वंश का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसी मौर्य वंश का जो अंत है 184 ईसा पूर्व के आसपास पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है। पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सेनापति के पद पर रहे थे, उन्होंने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो प्रश्न अब यह उठता है कि शुंग कौन थे? तो विद्वानों में इस बारे में काफी मतभेद पाया जाता है कि शुंग कौन थे। कुछ विद्वान शुंगों को ब्राह्मण मानते हैं, कुछ विद्वान इन्हें पारसी और कुछ विद्वान इन्हें मौर्य वंश का बताते हैं। लेकिन अधिकांश विद्वान जो है वह इनके ब्राह्मण होने की पुष्टि करते हैं। इस समय यह लोग शस्त्र विद्या के द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे। उपलब्ध साक्ष्यों में भी शुंग जो लोग थे वो ब्राह्मण जाति के ही थे। तो इस प्रकार शुंग ब्राह्मण जाति के रहे थे। फिर नेक्स्ट है शुंग वंश की स्थापना, अर्थात पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके। तो पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर मगध का सिंहासन प्राप्त कर लिया था। बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षरित नाटक से इस कथन की पुष्टि भी हो जाती है। इसमें कहा गया है कि जिस समय मंद बुद्धि शासक बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था, उसी समय उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसका भरी सभा में वध कर डाला। ये घटना 184 ईसा पूर्व के आसपास घटित हुई थी। तो स्पष्ट है कि 184 ईसा पूर्व के आसपास ही मौर्य वंश का अंत हुआ था और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई थी। तो हर्षचरित नाटक के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या देश को यूनानियों के आधिपत्य से बचाने के लिए कर दी थी, क्योंकि जो बृहद्रथ था अर्थात अशोक के उत्तराधिकारी अयोध्या द्रुपद
कमजोर थे, उसी प्रकार बृहद्रथ जो था वो भी एक दुर्बल शासक था और प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ रहा था। तो मौर्यों की जो सेना थी, अर्थात मौर्य शासक बृहद्रथ की सेना पूर्णतः पुष्यमित्र शुंग के पक्ष में रही होगी, क्योंकि सेना के सामने ही उसके राजा की हत्या करना कोई आसान बात नहीं रही होगी। इस प्रकार दुर्बल अयोग्य शासक की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और मौर्य वंश का अंत कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग का जो कार्यकाल है वह 184 ईसा पूर्व से लेकर 148 ईसा पूर्व के आसपास रखा गया है। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष तक शासन किया था। तो इस प्रकार शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी, जो कि ब्राह्मण थे। दूसरी हेडिंग है मगध साम्राज्य का संगठन। तो इस प्रकार मगध के सिंहासन पर बैठते ही पुष्यमित्र शुंग के सामने कई समस्याएं थी, क्योंकि जब पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठा उस समय मगध की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी खराब थी। कलिंग, महाराष्ट्र, आंध्र राज्य मगध से स्वतंत्र हो चुके थे और ये मगध राज्य के लिए चुनौती बने हुए थे। इसी प्रकार साम्राज्य में यूनानियों के आक्रमण का खतरा भी उस समय बढ़ रहा था। ऐसी परिस्थितियों में पुष्यमित्र शुंग ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली और मगध राज्य की शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। उसने इस प्राचीन कौशल वर्ष आकर अवनति आदि प्रदेशों को उसने सबसे प्रथम संगठित किया और पश्चिम के प्रदेशों पर अपना नियंत्रण रखने के उद्देश्य से उसने विदिशा को अपने राज्य की राजधानी बनाया था और वहां पर अपने पुत्र अग्निमित्र को नियुक्ति प्रदान की थी। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग के समय में दो राजधानियां रही थी, पाटलिपुत्र और दूसरी विदिशा। विदिशा में पुष्यमित्र शुंग का ही बेटा अग्निमित्र शासन करता था और वहां की व्यवस्था संभालते थे। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग की प्रमुख उपलब्धियां। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां, विजय या कह सकते हैं उसकी सफलताएं। सबसे पहले है विदर्भ से युद्ध। सबसे प्रथम है विदर्भ से युद्ध। दूसरा है यवन आक्रमण अर्थात यूनानियों का आक्रमण। तीसरा है साम्राज्य विस्तार हेतु अश्वमेध यज्ञ का आयोजन अर्थात ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का कार्य पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था, जो कि मौर्य शासकों के समय में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा काफी गिर गई थी, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने उस प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का अच्छा प्रयास किया। तो इस प्रकार पहला जो इसका युद्ध है क्या उसकी उपलब्धि वो है विदर्भ से युद्ध, दूसरी यूनानी से पर आक्रमण, तीसरा है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। तो विदर्भ से युद्ध। विदर्भ जो कि मगध राज्य का ही एक अंग था, परंतु साम्राज्य के दुर्बल होने के कारण ये उससे अलग हो गया था।
तो पुष्य मित्र शुंग ने अपने साम्राज्य को पश्चिम प्रदेशों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से उसने अवनति प्रांत में अपने पुत्र अग्निमित्र को नियुक्ति प्रदान की थी, जो कि विदिशा को राजधानी बनाकर शासन करता था। इस समय विदिशा के दो दावेदार थे। इस समय विदर्भ राज्य के दो दावेदार थे। इस समय विदर्भ राज्य के दो दावेदार थे, एक था माधव सेन और दूसरा था यज्ञ सेन। एक का नाम माधव सेन और दूसरा था यज्ञ सेन। एक का नाम माधव सेन, दूसरा यज्ञ सेन। विदर्भ के दो दावेदार। माधव सेन, यज्ञ सेन। तो माधव सेन जो था वो वास्तविक दावेदार था। माधव सेन विदर्भ राज्य का वास्तविक दावेदार था। वास्तविक दावेदार। माधव सेन को जो कि वास्तविक दावेदार था, परंतु उसके चचेरे भाई अर्थात यज्ञ सेन ने इससे राज्य छीन लिया था। परंतु उसके चचेरे भाई यज्ञ सेन ने उससे राज्य छीन लिया था। यज्ञ सेन का एक संबंधी, यज्ञ सेन का एक संबंधी जो कि मौर्य दरबार में मंत्री के पद पर था, जिसे कि शासक बनते ही पुष्यमित्र शुंग ने बंदी बना लिया था। तो जिस समय माधव सेन अपनी बहन मालविका के साथ, जिस समय माधव सेन अपनी बहन मालविका के साथ वर्धा नदी पार कर रहा था, मालविका के साथ वर्धा नदी पार कर रहा था, वर्धा नदी पार कर रहा था। उस समय यज्ञ सेन ने इन दोनों को बंदी बना लिया था। यज्ञ सेन ने माधव सेन और मालविका को बंदी बना लिया। यज्ञ सेन ने माधव सेन और मालविका को बंदी बना लिया था। लेकिन जब अग्निमित्र ने यज्ञ सेन से माधव सेन को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जब अग्निमित्र ने यज्ञ सेन से माधव सेन को छोड़ने के लिए कहा, तो यज्ञ सेन ने एक शर्त रखी और कहा कि अगर उसका संबंधी जो मंत्री है, जो कि उसके पिता की कैद में है, अगर तुम उसे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारे मित्र अर्थात माधव सेन को छोड़ दूंगा। लेकिन इस पर अग्निमित्र काफी क्रोधित हो गया। हो गया था और उसने अपने सेनापति वीरसेन को यज्ञ सेन के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज दिया था। युद्ध में यज्ञ सेन बुरी तरह से पराजित हुआ। युद्ध में यज्ञ सेन बुरी तरह से पराजित हुआ। युद्ध में यज्ञ सेन बुरी तरह से पराजित हुआ
और बाद में अग्निमित्र व यज्ञसेन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार विदर्भ राज्य का बंटवारा कर दिया गया। जिसके अनुसार विदर्भ राज्य का बंटवारा कर दिया गया। एक भाग माधवसेन को मिला तो दूसरा भाग मिला यज्ञसेन को, लेकिन ये दोनों ही अग्निमित्र की अधीनता स्वीकार करते थे। इस युद्ध में जो शुंगों का विस्तार था वह नर्मदा नदी से दक्षिण तक फैल गया था। तो इस प्रकार विदर्भ पर शुंगों का अधिकार स्थापित हो गया था। तो विदर्भ जिसके कि दो दावेदार थे, नंबर 1 माधवसेन, नंबर 2 यज्ञसेन। वास्तविक दावेदार माधवसेन था, जबकि यज्ञसेन जो माधवसेन का चचेरा भाई था उसने माधवसेन से उसका राज्य छीन लिया था। एक बार जब माधवसेन और मालविका वर्धा नदी पार कर रहे थे तभी यज्ञसेन ने उसे बंदी बना लिया था। अग्निमित्र जो कि माधवसेन का ही मित्र था, अग्निमित्र ने यज्ञसेन से माधवसेन को छोड़ने के लिए कहा था। इस पर यज्ञसेन ने एक शर्त रखी कि अगर उसका संबंधी मंत्री जो कि उसके पिता की कैद में है, अगर उसे छोड़ दिया जाता है तो वह उसके मित्र अर्थात माधवसेन को छोड़ देगा। इस पर अग्निमित्र काफी क्रोधित हुआ और अपने सेनापति वीरसेन को यज्ञसेन पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया गया। तो इस प्रकार शुंगों में और यज्ञसेन के बीच युद्ध हुआ, शुंग सेना और यज्ञसेन के बीच। इस युद्ध में यज्ञसेन पूरी तरह से पराजित होता है और बाद में अग्निमित्र और यज्ञसेन के बीच एक समझौता संधि वार्ता होती है, जिसके अनुसार विदर्भ के 2 भाग कर दिए जाते हैं, एक भाग यज्ञसेन को और एक भाग माधवसेन को। वो दोनों ही जो थे वो अग्निमित्र की अधीनता स्वीकार करते थे, अर्थात शुंगों की अधीनता स्वीकार करते थे। इस प्रकार शुंगों का जो विस्तार था वह नर्मदा नदी से दक्षिण तक फैल चुका था। नंबर 2 है यवन का आक्रमण अर्थात यूनानियों का आक्रमण। तो पुष्य मित्र शुंग के शासनकाल की दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वह यूनानियों का आक्रमण है। तो मौर्य साम्राज्य के दुर्बल होने के कारण पश्चिमोत्तर में यूनानियों के आक्रमण का खतरा उस समय बढ़ता जा रहा था। तो मालविका अग्निमित्रम, जिसे कालिदास के द्वारा लिखा गया है, इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध घोड़े की जो रक्षा करने वाली सेना का जो नेतृत्व है वह उसका पौत्र वसुमित्र कर रहा था, अर्थात अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र इस अश्वमेध घोड़े की रक्षा कर रहा था। तो सिंधु नदी के तट पर यूनानियों में और वसुमित्र के मध्य एक घमासान युद्ध होता है। इसमें यूनानी लोग पूरी तरह से पराजित होते हैं। यूनानियों से देश की रक्षा करना पुष्यमित्र शुंग की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ। तो साम्राज्य विस्तार हेतु अश्वमेध यज्ञ का आयोजन प्रतापी सम्राटों के द्वारा किया जाता है और यह अश्वमेध यज्ञ रामायण में श्री रामचंद्र के द्वारा भी किया गया था साम्राज्य विस्तार के लिए। तो पुष्यमित्र शुंग ने भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो सार्वभौमिक प्रतापी सम्राटों के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन वैदिक काल से परंपरा चली आ रही है। अश्वमेध जो यज्ञ होता है वह सम्राट की शक्ति और यश का प्रतीक माना जाता है। पंतंजलि के महाभाष्य से यह पता लगता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का संपादन करवाया था
और उसकी घोड़े की रक्षा का जो उत्तरदायित्व था वह उसके पौत्र वसुमित्र पे था। नेक्स्ट है साम्राज्य विस्तार। 4 नंबर पे है साम्राज्य विस्तार। तो पुष्यमित्र शुंग के शासक बनने से पहले मौर्य साम्राज्य विघटित हो चुका था और उसके कई प्रदेश उससे अलग भी हो चुके थे। पुष्यमित्र शुंग मगध को वह पुराना रूप तो नहीं दे पाया था, परंतु उसने साम्राज्य के एक बहुत बड़े भाग को एकता के सूत्र में बांध दिया था। पुष्यमित्र शुंग के समय में जो पाटलिपुत्र थी वह मगध की राजधानी रही थी और अवनति प्रांत में पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को नियुक्त किया था, जो कि विदिशा को राजधानी बनाकर शासन करता था। तो पुष्यमित्र शुंग का जो साम्राज्य है वह पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सियालकोट तक, पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सियालकोट तक, पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सियालकोट तक, पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सियालकोट तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विदर्भ तक, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विदर्भ तक। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विदर्भ तक फैला हुआ था। तो इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग का जो साम्राज्य विस्तार है पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सियालकोट तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विदर्भ तक फैला हुआ है। इस प्रकार नेक्स्ट अगला हमारी पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति। सबसे पहले है ब्राह्मण धर्म का प्रचारक, फिर इसके बाद जानकारी प्राप्त करेंगे पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध धर्म। तो पुष्यमित्र शुंग के काल में ब्राह्मण धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ था। हरिवंश पुराण में पुष्यमित्र शुंग को कलयुग में अश्वमेध यज्ञ का संपादन करने वाला बताया गया है। नंबर 2 है पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध धर्म। तो डॉक्टर A.M. घोष के अनुसार पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। उसने बौद्ध अनुयायियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया था। अतः पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म मानने वाला था तथा बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु रहा था। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध भी ब्राह्मण प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप सिंहासन प्राप्त किया था। अतः ब्राह्मण धर्म को पुनः स्थापित करना और ब्राह्मण विरोधी बौद्धों का सफाया करना उसका परम लक्ष्य रहा था। दिव्य वरदान में उल्लेख किया गया है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था, जिसने 84,000 स्तूपों को नष्ट कर ख्याति प्राप्त की थी। पुष्यमित्र शुंग ने सियालकोट में यहाँ तक घोषणा करवा रखी थी कि जो कोई उसे बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी का सिर ला कर देगा वह उसे 100 सोने की दिनार देगा। इसी
का तिब्बती लेखक तारानाथ ने भी कहा है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का घोर विद्रोही रहा था। उसने बौद्ध भिक्षुओं का वध करवाया। तो कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था और बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। इसने कि 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। फिर है मूल्यांकन। कुशल सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कुशल सेनापति थे। नंबर 2 वीर योद्धा थे। नंबर 2 वीर योद्धा थे। नंबर 3 ब्राह्मण धर्म का रक्षक था और बौद्ध धर्म के शत्रु थे। नेक्स्ट है चतुर राजनीतिज्ञ था। तो इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने अपने सम्राट बृहद्रथ की हत्या की थी और मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। अतः इतिहास में पुष्यमित्र शुंग को एक राजद्रोही के रूप में भी जाना जाता है और इतिहासकारों व विद्वानों में निंदा का पात्र भी बना है। परंतु यदि हम पुष्यमित्र शुंग के कार्यों का तटस्थ होकर अध्ययन करें तो हम यह जान पाते हैं कि उसने अपने स्वामी बृहद्रथ की हत्या उस समय की थी जब वह देश को यूनानी आक्रमण से बचाने में पूरी तरह से असमर्थ था। इसके अलावा उस समय निरंतर विदेशी आक्रमण होने लगे थे। तो धर्म व राज्य की रक्षा हेतु ही पुष्यमित्र शुंग ने मगध के शासन की बागडोर अपने हाथों में ली थी और गद्दी के पर बैठने के पश्चात उसने यह सिद्ध भी कर दिया था कि उस समय वही एक ऐसा नायक था जो देश को विदेशी आक्रमण और यूनानियों के आक्रमण से बचा सकता था। पुष्यमित्र शुंग एक वीर योद्धा भी थे, कुशल सेनापति भी थे। उसने विदर्भ राज्य को अपने अधीन किया और यूनानियों को पराजित किया था। एक शासक के रूप में वह पूरी तरह से योग्य थे। पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं को राजा की पदवी से कभी भी अलंकृत नहीं किया। वह स्वयं को सदैव सेनापति कहकर ही बुलवाता था। उसने क्षीण होते वैदिक धर्म को पुनः स्थापित किया, देश में शांति व्यवस्था कायम रखी। उसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन भी करवाया। पुष्यमित्र शुंग एक चतुर राजनीतिज्ञ भी थे। उसने विदर्भ राज्य के प्रति जो नीति अपनाई थी वह उसकी चतुराई को स्पष्ट करती है। विदर्भ की विजय के बाद उसे 2 भागों में बांटना और फिर उन पर अपना अधिकार जमाए रखना और एक भाग यज्ञसेन को देना और एक भाग माधवसेन को देना और उस पर केवल अपना नियंत्रण स्थापित रखना, यह पुष्यमित्र शुंग की चतुराई का परिचायक है। तो इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग एक कुशल सेनापति, महान योद्धा, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी और रक्षक और चतुर राजनीतिज्ञ रहे थे। इसने मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश के पश्चात अगला जो वंश आता है वह है कण्व वंश, जो कि सुशर्मा के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक है पुष्यमित्र शुंग यही समाप्त होता है। तो कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। तो 183 ईसा पूर्व से लेकर 148 ईसा पूर्व तक इसकी शासन अवधि रही थी। 183 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व। इसकी शासन अवधि रही। इसके साथ आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।